क्लास 12 के बायोलॉजी की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की तीसरे क्लास में चर्चा करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी अलैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अलैंगिक जनन जो है वो किसी एकल ऑर्गेनिज्म द्वारा, हमेशा याद रखिएगा, किसी एकल ऑर्गेनिज्म द्वारा युग्मक निर्माण अथवा उसकी अनुपस्थिति में नए संतति का निर्माण हो रहा था, जहां पे लिंग की कोई चर्चा नहीं थी। सिर्फ ये बताया गया था कि सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर either formation of gamete or without formation of gamete which capable to produce new offspring। ठीक है, लेकिन यहां पे लैंगिक जनन में हम लोग सबसे पहला ही वर्ड है कि when two parents of opposite sex, यानी कि दो विपरीत लिंग वाले अभिभावक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में पहले ही बताया गया है कि इसमें हमेशा दो विपरीत लिंग वाले अभिभावक, तो यहाँ पे दो अभिभावक की चर्चा है और ये भी चर्चा की गई है कि उनका लिंग जो है एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, यानी कि अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्स की कोई चर्चा नहीं है, इंटरसेक्स की कोई चर्चा नहीं है, या तो वो एक मेल होना चाहिए दूसरा फीमेल होना चाहिए, यानी कि दोनों। दूसरी चीज ये भी यहाँ पे एक चीज बात है कि दोनों को फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल कहने का मतलब है कि जनन के लिए वो सक्रिय होने चाहिए, है ना, तभी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन संपन्न हो सकता है ना। तो सबसे मुख्य बात है कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले अभिभावक भाग लेते हैं जिनमें युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। तो एक चीज यहाँ पे और आती है कि यहाँ पे युग्मकों का संलयन होना भी जरूरी है। तो मुख्य बातें यहाँ पे ये है कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले युग्मक अभिभावक भाग लेते हैं और युग्मकों का संलयन होना जरूरी है नई संतति के निर्माण के लिए। कुछ इसके एक्सेप्शन आते हैं, उसकी हम चर्चा हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो विपरीत लिंग वाले अभिभावक भाग लेते हैं और उनमें युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एकल ऑर्गेनिज्म था जिसमें युग्मक का निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसके द्वारा नई संतति का निर्माण होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो दो अभिभावक भाग ले रहे हैं, उनका एक चीज और है कि वो हमेशा फर्टाइल होनी चाहिए। फर्टिलाइन यानी कि लैंगिक रूप से वो सक्रिय होने चाहिए, तभी वो लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर इन दोनों अभिभावक में से कोई भी एक अभिभावक स्टेराइल है, यानी कि बांझ है, लैंगिक रूप से सक्रिय नहीं है, तो वो लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है ना। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज हम लोग चर्चा करेंगे कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन जो है वो काफी जटिल प्रक्रिया है। जटिल है तो जब जो कोई प्रक्रिया जटिल है तो वो स्लो होगा, जबकि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो जो है तीव्र प्रक्रिया है और सरल प्रक्रिया है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लें तो जब हम लोग कोई कल्चर करते हैं, कल्चर मीडिया में हम लोग जैसे नॉर्मल ई कोलाई को ग्रो करते हैं, तो ई कोलाई को देखा जाता है कि वो जो है वो 20 मिनट में अपना जो नंबर है वो डबल कर लेता है, यानी कि 20 मिनट में उसकी संतति का निर्माण हो जाता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ मनुष्य एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, उसको संतति उत्पन्न करने में 9 महीने का वक्त लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, एक 20 मिनट और दूसरा 9 महीना, काफी डिफरेंस है ना। जटिलता इसलिए जटिलता की तरफ अगर हम बढ़े, लैंगिक जनन की जटिलता की तरफ, तो जटिलता इसकी काफी है। ये कई सारे स्टेप में संपन्न होता है, कई सारे स्टेप, जैसे कि हमने यहाँ पे चर्चा की कि युग्मक संलयन। तो युग्मक का संलयन हो रहा है, इसका मतलब युग्मक का बनना जरूरी है सबसे पहले, तभी तो युग्मक का संलयन होगा। तो युग्मक का संलयन, तो इसमें पहला चरण जो मुख्य होता है लैंगिक जनन का, जो फर्स्ट स्टेप होता है युग्मक का निर्माण, गैमीट फॉर्मेशन। और इन दोनों अभिभावकों में युग्मक निर्माण तभी संभव होता है जब वो रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं, है ना। जब वो रिप्रोडक्टिव एज को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें जनन की अवस्था शुरू हो जाती है, जनन प्रावस्था शुरू हो जाती है,
तभी उनमें युग्मक का निर्माण संपन्न होता है। यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में एक फिक्स्ड टाइम ऑफ पीरियड होता है, जिसके बाद ही वो लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उसके पहले वो लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद ही, जैसे माना जाता है कि वुमेन्स में 12 वर्ष के बाद जो लड़कियां होती हैं वो जनन निर्माण में भाग लेने के लिए सक्षम हो पाती हैं, उसके पहले उनमें कोई चांसेज ऐसा नहीं होता है कि वो जनन प्रक्रिया में भाग ले सके। तो जनन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दोनों अभिभावकों का लैंगिक रूप से सक्रिय होना जरूरी है ना। वो उस अवस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं तब उनमें युग्मक निर्माण शुरू होता है और उसके बाद ही उनमें जो है लैंगिक जनन के चांसेस बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो अगर हम इसकी स्टेप पे चर्चा करें कि कौन कौन सा स्टेप हो सकता है, इसकी क्या जटिलताएं हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जटिलताएं जो है, इसमें पहला जो चरण है लैंगिक जनन का वो आता है, इसको आप लोग लिख लेंगे, वो आता है लैंगिक जनन की चरण की तरफ हम लोग देखें, उसकी जटिलता की तरफ हम लोग अगर देखें तो पहला आता है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण यानी कि गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण नर में भी अलग होता है और मादा में भी अलग होता है। और फिर एक बार हम लोग रिपीट करेंगे कि युग्मक निर्माण तभी होता है जब वो जनन प्रावस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि फिक्स टाइम ऑफ पीरियड से आगे बढ़ जाता है, जनन प्रावस्था में प्रवेश कर जाता है, तभी उसमें युग्मक निर्माण शुरू होता है। दैट मीन्स कि युग्मक निर्माण होने का मतलब है कि अब वो इंडिविजुअल लैंगिक जनन करने में सक्षम हो चुका है, अब लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग ले सकता है ना। तो पहला जो चरण होता है वो होता है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण होने के बाद ये जरूरी है, युग्मकों का संलयन होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों युग्मक एक दूसरे के पास आए। तो दूसरा जो हमारा चरण होगा वो होगा युग्मकों का स्थानांतरण, ताकि वो एक दूसरे के पास आ सके, तो युग्मक का स्थानांतरण जनरली ये देखा जाता है कि जो मादा युग्मक होती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि उसका साइज जनरली ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है, हमेशा नहीं होता, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि युग्मक जो मादा युग्मक होती है उसका साइज बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है और वो नन मोटाइल होता है। नन मोटाइल मतलब अचलनशील, वो मूव नहीं कर सकती है। और जो नर युग्मक होते हैं यानी कि मेल गैमेट होते हैं वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं किसी माध्यम की सहायता से, है ना। तो जनरली ये देखा जाता है कि नर युग्मक का स्थानांतरण होता है मादा युग्मक तक। बहुत सारे केसेज में, जनरली ऑल के सारे केसेज में उस गैमेट को मूव करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसकी चर्चा हम लोग जब लैंगिक जनन डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह की माध्यम की आवश्यकता होती है और वो कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा दूसरा हम लोग चरण देखेंगे कि दूसरा जो स्टेप होता है वो लैंगिक जनन का क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, गैमिट ट्रांसफर। हम लोग को जाना है बेसिकली युग्मक संलयन तक, है ना। तो युग्मक संलयन के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है युग्मक निर्माण, जो कि किसी भी लैंगिक जनन करने वाले जीव में उसकी लैंगिक प्रावस्था जनन प्रावस्था में प्रवेश करने के बाद शुरू होती है। दूसरा, युग्मक निर्माण के बाद युग्मक संलयन होने के लिए जरूरी है युग्मक का स्थानांतरण, यानी कि दोनों का एक दूसरे के पास आना, तो वो हो गया युग्मक स्थानांतरण। तीसरा, जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो होता है युग्मक संलयन। तो तीसरा जो चरण है, बेसिक मुख्य चरण जो है वो है युग्मक संलयन। इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक फ्यूजन। इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। गैमेटिक फ्यूजन के बाद यानी कि युग्मक संलयन के बाद न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये जो है, ये युग्मक संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो लैंगिक जनन प्रक्रिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
जुग्मक निर्माण हो गया, जुग्मक स्थानांतरण भी हो गया, लेकिन अगर जुग्मक संलयन नहीं हुआ तो लैंगिक जनन संपन्न नहीं होगा। तो बेसिक जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है लैंगिक जनन का, वो है जुग्मक संलयन। विदाउट गैमेटिक फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हैपन। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमेटिक फ्यूजन के, बिना जुग्मक संलयन के लैंगिक जनन की प्रक्रिया असंभव है। तो जो बेसिक जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है, जो मेन स्टेप है, वो है जुग्मक संलयन। गैमिक निर्माण हो भी गया या गैमिक ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन जुग्मक संलयन नहीं हुआ तो लैंगिक जनन संपन्न नहीं हो पाएगा। तो ये है जुग्मक संलयन, यानी कि जुग्मक संलयन के पश्चात जो है, अब जो यहाँ पे दो अलग अलग जुग्मक थे, एक नर जुग्मक था, एक मादा जुग्मक था, दोनों अब फ्यूज हो गए, तो एक नया सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जुग्मनज। यानी कि जुग्मक संलयन के पश्चात जो नया सेल बनता है उसको बोलते हैं जुग्मनज, यानी कि जाइगोट। तो अगला चरण होता है हमारा युग्मनज निर्माण, यानी कि जाइगोट जुग्मनज निर्माण, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये है आपका जुग्मनज निर्माण, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप बनता है। इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये जुग्मनज जो है, इसी से नए जीवन का विकास होता है। तो इसीलिए जाइगोट को, यानी कि जुग्मनज को हम लोग फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ या फर्स्ट सेल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उनके जीव का जो पहला कोशिका होता है वो होता है जाइगोट। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। तो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले किसी भी जीव का जो पहली कोशिका होती है वो होती है जुग्मनज, जिससे फिर नए जीव का निर्माण होता है। तो जब जुग्मनज निर्माण हो जाता है तो इसमें अब सेल डिवीजन शुरू होता है। वो सेल डिवीजन हमेशा याद रखिएगा कि जुग्मनज में होने वाली कोशिका विभाजन जो होती है वो हमेशा समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। एक बार फिर याद रिपीट करते हैं कि जुग्मनज में जो कोशिका विभाजन शुरू होती है वो हमेशा समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। माइटोटिक सेल डिवीजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है और सब दोनों में उनके क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। तो इस कोशिका विभाजन द्वारा जो अगला स्टेप आता है वो आता है जब नई कोशिका बनने लगती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो विकास होता है, वो होता है भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि अब जो नई संरचना बनती है वो होती है भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। कब बनती है? जब जुग्मनज में कोशिका विभाजन होता है। शुरू में जो कोशिका विभाजन होती है उससे सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्या बनता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। साइज ऑफ सेल्स बाद में बढ़ता है। तो मोरुलावस्था के बाद ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन तब तक 16 से 32 कोशिका अवस्था तक इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन बस यहाँ इतना ही कि एम्ब्रियोजेनेसिस संपन्न होती है जुग्मनज में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। तो ये 5 जो बेसिक स्टेप हैं जो लैंगिक जनन की जटिलता को बढ़ाते हैं। जुग्मनज निर्माण दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में, फिर जुग्मक का स्थानांतरण जिससे कि संलयन हो सके, फिर तीसरा जो बेसिक है वो है जुग्मक संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन, अगला है जुग्मनज निर्माण रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड फाइनल जो है वो है भ्रूणोद्भवन जो जुग्मनज में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनता है। और जुग्मनज में हमेशा कोशिका विभाजन कौन सा होता है? याद रखिएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक जो स्टेप है वो है लैंगिक जनन के, जो उसकी जटिलता को बढ़ाते हैं और जो प्रोसेस होता है वो इसी के कारण धीमा होता है। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो एक चीज देखेंगे हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक
डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे बेसिक डिफरेंस। चलिए, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अगर बेसिक डिफरेंस को देखें तो पहला डिफरेंस ये आता है कि अलैंगिक जनन जो है उसमें एकल अभिभावक भाग लेता है, एकल ऑर्गेनिज्म सक्षम होता है नई संतति उत्पन्न करने के लिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें दो पेरेंट्स, दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है, वो भी जिनके लिंग एक दूसरे के विपरीत हो, जबकि अलैंगिक जनन में लिंग की कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ पे एकल ऑर्गेनिज्म सक्षम होता है नई संतति को उत्पन्न करने के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल, दो अलग अलग पेरेंट्स, अभिभावक भाग लेते हैं जिनके लिंग एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एकल ऑर्गेनिज्म से नई संतति का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म भाग ले रहे हैं। तो एकल ऑर्गेनिज्म से नई संतति के विकास होने का एक रिजल्टेंट आता है कि एकल ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि एकल ऑर्गेनिज्म जो है इससे नई संतति का विकास हुआ। तो चूंकि एकल ऑर्गेनिज्म से नई संतति का विकास हो जाता है तो इसी ऑर्गेनिज्म का जो ये अभिभावक कोशिका है, जो अभिभावक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो होल सोल पूरी तरह ट्रांसफर कर देता है अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति को। यानी कि उसके पेरेंट्स में, इस संतति के पेरेंट्स में जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हूबहू ट्रांसफर हो जाते हैं संतति में। यानी कि जो संतति होती है, यानी कि इस प्रोसेस में जितने भी संतति बनते हैं उनका जो वो पूरी तरह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी कि अकारिकीय रूप से और आनुवांशिक रूप से पूरी तरह समान होते हैं एक दूसरे के या अपने पेरेंट्स के। क्यों समान होते हैं? क्योंकि पेरेंट्स का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हूबहू ट्रांसफर हो जाता है ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति में, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। इसलिए इस संतति में जितने भी कैरेक्टर्स एपियर्स होते हैं यानी कि उत्पन्न होते हैं वो पूरी तरह अपने अभिभावक के समान होते हैं। तो ऐसी संतति को हम लोग कहते हैं क्लोन, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो क्लोन्स यानी कि क्लोन्स जो होते हैं वो अकारिकीय रूप से और क्या बोलते हैं कि आनुवांशिक रूप से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली पूरी तरह एक दूसरे के समान होते हैं, 100% एक दूसरे के समान होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्लोन। लेकिन लैंगिक जनन में हम लोग अगर देखें तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि लैंगिक जनन में दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, विपरीत लिंग वाले दो जीव भाग लेते हैं, दो ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं और इनसे जुग्मक का निर्माण होता है। इनसे क्या होता है? जुग्मक का निर्माण होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये अभिभावक, पहला अभिभावक अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इस जुग्मक को दे देता है और ये अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस जुग्मक को दे देता है और जो संतति बनती है उस संतति में दोनों अभिभावक के जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद रहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं कि इस लैंगिक जनन प्रक्रिया में क्या होता है कि दोनों अलग अलग इंडिविजुअल अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो अपने अपने जुग्मक को यानी कि गैमेट को ट्रांसफर कर देते हैं और जब ये गैमेट फ्यूज होकर के जुग्मनज यानी कि नई संतति का निर्माण करते हैं तो गैमेटिक फ्यूजन के दौरान दोनों इंडिविजुअल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाते हैं एक ही इंडिविजुअल में। यानी कि जो संतति बनती है उसमें दोनों इंडिविजुअल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं। अब उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो उनके इंफॉर्मेशन के एक्सप्रेस होने यानी कि एपियर होने का चांसेज होता है। वो हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। थोड़ी सी यहां पे चर्चा करते हैं कि जो इनमें जो इंफॉर्मेशन है उनके एक्सप्रेस होने का चांस होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन एपियर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो यहां पे सीधा सीधा मतलब है कि जो संतति बनती है वो जो होती है वो मिक्सअप हो जाती है और अकारिकीय रूप से या आनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट्स के समान नहीं होती है, अर्थात ये क्लोन नहीं होते हैं। क्या होते हैं? क्लोन नहीं होते हैं। यानी कि देखा जाए तो अभी ऐसा हुआ, फिर अगर दूसरी संतति उत्पन्न होती है तो दूसरी संतति में तो इसमें कैरेक्टर्स के एपियर होने का चांसेस कुछ और है,
इसमें फिर दोनों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो इसमें भी कैरेक्टर्स का हुआ, कैरेक्टर्स के एपियर्स होने का चांसेस अलग है। तो ये दोनों को आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि दोनों में विभेद उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दो क्लोन दे दिया जाए तो आप दोनों क्लोन में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं बता सकते। लेकिन आप यहाँ पे आसानी से इनको देख करके इनमें विभेद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन क्लोन में आप विभेद उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए इनमें चूंकि इनमें जो है इनमें कैरेक्टर्स के एपियर होने का चांसेस अलग अलग होता है, इसलिए आसानी से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनमें विभेद उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इन्हें ये जो लैंगिक जनन में जो होता है क्लोन नहीं बनता है, क्योंकि इसमें दो अभिभावक के अलग अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन संतति में ट्रांसफर होते हैं, जिनके कारण उनमें कैरेक्टर्स के एपियर होने का चांस हो जाता है। कौन सा कैरेक्टर एपियर्स होगा, किसका कैरेक्टर एपियर्स होगा, किसका नहीं होगा। इसलिए ये संतति जो होते हैं वो एक दूसरे के समान कभी नहीं होते, एक्सेप्शन अपवाद के तौर पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में मोनोजाइगोटिक ट्विंस को, यानी कि वैसे जुड़वा जो एक ही जुगमनज से विकसित हुए हों, उनको हम लोग क्लोन मानते हैं, क्योंकि उनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीटली एक दूसरे का टू कॉपी होता है, और एक्सप्रेशन भी 100% लगभग समान होता है, इसलिए उनको क्लोन माना जाता है। कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है आखिर। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है कि एकल जुग्मनजी जुड़वा, यानी कि वैसे जुड़वा जो एक ही जुग्मनज से विकसित हुए हो। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए नॉर्मल किसी में फर्टिलाइजेशन हुआ, किसी लैंगिक जनन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जुग्मनज बन गया। ठीक है, ह्यूमंस की हम लोग चर्चा करते हैं, ह्यूमंस का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो ह्यूमंस का एग्जांपल लिए हम लोग, तो मान लेते हैं कि ये जुग्मनज बना। जुग्मनज में पहले क्या था, तो जुग्मनज बना तो उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो जो हमने शुरू में चर्चा की थी कि जुग्मनज से जो भ्रूण का निर्माण होता है, तो जुग्मनज में कोशिका विभाजन होती है, और कौन सी कोशिका विभाजन होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। तो कोशिका विभाजन के दौरान कोई भी कोशिका जो है अपने क्रोमोसोम नंबर को पहले डुप्लीकेट करता है, यानी कि डबलिंग करता है, ताकि वो बराबर कोशिका जो कोशिका बन रही है, दो कोशिका बन रही है, उनको वो बराबर क्रोमोसोम दे सके। ठीक है, तो ये जुग्मनज भी अब जब कोशिका विभाजन इसमें होगा तो ये भी अपने क्रोमोसोम नंबर का डबलिंग करेगा, यानी कि विभाजन से पहले, जस्ट पहले इसमें कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे, 23 पेयर पहले था और 23 पेयर और बन जाएंगे, यानी कि ये 23 पेयर इसका डुप्लीकेट होगा और ये 23 पेयर इसका डुप्लीकेट होगा, यानी कि जेरॉक्स कॉपी जो आप लोग कराते हैं, जेरॉक्स कॉपी होगा। अब मान लीजिए कि नॉर्मल जब डिवीजन होता है, तो जो नॉर्मल डिवीजन होता है वो ऐसे ही हो जाता है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होती है, लेकिन दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाएं अलग नहीं होती हैं, वो उसी में रहती हैं, लेकिन दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं, उनमें सेपरेशन हो जाता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में सेपरेशन हो जाता है, ये बनती है और बन के एक दूसरे से अलग भी हो जाती है। नॉर्मल केस में अलग नहीं होती है, जब नॉर्मल बच्चा बन रहा होता है, जब नॉर्मल शिशु का विकास हो रहा है, लेकिन इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस फर्स्ट डिवीजन जो होता है उसमें ये दोनों पूरी तरह हाफ इधर और हाफ इधर बन जाती है, यानी कि इसको भी 23 मिलता है, 23 पेयर, और इसको भी 23 पेयर, और दोनों पेयर जो है क्या है, एक दूसरे का डुप्लीकेट है, यानी कि दोनों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, 100% समान। तो इनमें जो कैरेक्टर अपीयरेंस होगा वो दोनों एक दूसरे के समान होगा, क्योंकि एक ही डीएनए के डुप्लीकेशन से ये एक दूसरे में आए। तो ऐसे जो इनसे जो संतति उत्पन्न होती है, इससे भी एक संतति होगा और इससे भी एक संतति होगा। तो ऐसे जो संतति होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। लेकिन क्लोन्स सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस को माना जाता है। ट्विंस का एक और प्रकार होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग क्लोन नहीं मानते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस में एक और चीज आता है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि बच्चा एक मेल और एक फीमेल हो सकता है,
लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 100% ऐसा कुछ नहीं होता है। 100% इसमें बच्चा या तो दोनों मेल होगा या दोनों फीमेल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों का क्रोमोसोम एक दूसरे का डुप्लीकेट है। तो या तो दोनों में डबल एक्स होगा या दोनों में XY होगा। तो ये चीज याद रखेंगे कि अपवाद के तौर पर लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनता है, लेकिन अपवाद के तौर पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग क्लोन मानते हैं, क्योंकि दोनों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो 100% एक दूसरे का डुप्लीकेट होता है। ठीक है, अगला जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि लैंगिक जनन में हमने डेफिनेशन में भी बताया है कि युग्मक संलयन के फलस्वरूप नई संतति का विकास होता है, तो चूंकि यहाँ पे युग्मक संलयन हो रहा है इसलिए युग्मक निर्माण नेसेसरी है। विदाउट युग्मक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरा, युग्मक संलयन इसमें जो होता है अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें जो होता है युग्मक संलयन उपस्थित होता है। बिना युग्मक संलयन का विकास नहीं होगा। इसका भी एक अपवाद यहाँ पे आता है, मधुमक्खी बी में जो मेल मधुमक्खियां बनती है, नर मधुमक्खी, मेल बी डेवलप, तो मेल बी का विकास जो होता है बिना निषेचन विकसित। तो मेल बी जो होता है यानी कि नर मधुमक्खी जो होती है उनका विकास बिना निषेचन के ही हो जाता है। एक अपवाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो लेकिन जनरली जो होता है 99.9% केसेज में युग्मक संलयन जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगला, अब युग्मक संलयन हो रहा है तो युग्मनज का बनेगा, युग्मनज बनेगा, लेकिन इसमें संलयन नहीं होता है तो युग्मनज नहीं बनता। इसमें जो भाग लेती हैं कोशिकाएं वो कायिक कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं इसमें नहीं होती हैं, जनन कोशिकाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। लेकिन इसमें जो भाग लेती हैं वो जनन कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिकाएं इन द सेंस कि जो युग्मक का निर्माण होता है वो जनन कोशिकाओं से ही होता है, कायिक कोशिकाओं से युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है, और कहाँ होता है, जनन कोशिका में होता है। याद रखिएगा कि युग्मक का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है, और कहाँ किससे होता है, जनन कोशिका से होता है। ठीक है, तीसरा अगला जो डिफरेंस है कि क्लोन हमने अभी चर्चा की थी। अगला, चूंकि ये सरल होता है, तीव्र होता है, जैसे हमने इकोलाई का एग्जांपल दिया कि इकोलाई जो है अपना नंबर डबल कर लेता है सिर्फ 20 मिनट में, और सरल प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं आते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जटिल प्रक्रिया है, तो धीमी होगी, काफी स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है, इसलिए जटिल है और धीमी है। तो ये था आज का जो है बेसिक जो था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ये बेसिक डिफरेंस था जो आपने जाना। तो आप एनसीईआरटी का बुक भी अभी आप पढ़ेंगे, फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो आप हमको कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, या तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे या कमेंट बॉक्स में आपको वहीं पे सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो ये आज का तक इतना ही था। सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अभी तक आपने हमारा कई सारा वीडियो देख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे देख सके, उससे लाभ उठा सके।